उपराष्ट्रपति चुनाव में अब लगभग एक ही सप्ताह का समय बचा है। 9 सितंबर को वोटिंग होगी और नतीजे भी इसी दिन सामने आ जाएंगे और देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को चुनावी मैदान में उतारा गया है और उनका मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी से है। रेड्डी को सभी गैर एनडीए दलों का समर्थन मिल चुका है और अब एनडीए के अंदर भी रेड्डी के समर्थन की आवाजें उठने लगी हैं और इसी की वजह से बीजेपी खेमे में ज्यादा खलबली मची हुई है। और यही कारण है कि राधाकृष्णन के समर्थन में खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मैदान में कूदना पड़ा है। उन्होंने रेड्डी को घेरने के लिए सलवा जुडूम का भी मुद्दा उठाया। आपको याद होगा पिछले दिनों ये नाम काफी चर्चा में बना रहा था। उन्होंने कहा कि जब रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जज थे तो उन्होंने सलवा जुडूम बंद करा दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो नक्सल समस्या बहुत पहले समाप्त हो जाती। रेड्डी ने इसका जवाब भी दिया और इसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताया था। इसके बाद शाह शांत हो गए क्योंकि तमाम पूर्व जजों की तरफ से भी शाह के बयान पर आपत्ति जताई गई थी और सिर्फ पूर्व जजों की तरफ से ही नहीं, वकीलों ने भी आपत्ति जताई थी शाह के बयान पर। और अब बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा है कि वो अमित शाह से भी मिलने को तैयार है, नीतीश और नायडू से भी मिलने को वो तैयार हैं। तो रेड्डी की रणनीति से अब बीजेपी के अंदर बेचैनी दिखाई दे रही है। सवाल है कि आखिर रेड्डी के मन में चल क्या रहा है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में एनडीए के हाथ से कैसे उपराष्ट्रपति चुनाव में बाजी फिसल रही है, इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। देश का उपराष्ट्रपति किसी भी दल का सदस्य नहीं होता, वो देश का प्रतिनिधित्व करता है और यही कारण है कि बी सुदर्शन रेड्डी, जिन्हें विपक्ष की तरफ से अपना उम्मीदवार बनाया गया है, इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा गया है, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ विपक्षी दलों से समर्थन नहीं मांग रहे हैं बल्कि एनडीए से भी समर्थन मांग रहे हैं। एक और बयान उनका आया है जिसकी चर्चा जोरों से है, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुमत में होने से किसी को अपनी मनमर्जी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। मैंने राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्यों को योग्यता के आधार पर मेरी उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए पत्र भेजे हैं और अगर भाजपा के शीर्ष नेता अनुमति देते हैं तो मैं उनसे मिलकर समर्थन मांगने को भी तैयार हूं। रेड्डी ने साफ कर दिया कि वो सभी सांसदों से समर्थन मांग रहे हैं। अगर उपराष्ट्रपति बनते हैं तो किसी भी दल को लेकर उनके मन में दुर्भावना नहीं होगी। रेड्डी की उम्मीदवारी के बाद से ही बीजेपी को यह समझ में आ चुका है कि इस बार हालात बदले हैं। 2022 के अगर चुनावों की बात करें तो विपक्ष की स्थिति संसद में कमजोर थी और एकजुटता भी नहीं दिख रही थी विपक्ष में, जबकि इस बार पूरा इंडिया गठबंधन ताकतवर भी है और एकजुट भी है, जो बहुत बड़ी बात है। और इसी से बीजेपी परेशान है क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के पास 427 सांसदों का समर्थन है तो विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के पास भी 327 सांसदों का समर्थन है, जो अपने आप में अच्छी खासी संख्या है। और चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है ये नंबर और तेजी से कम हो रहा है, यानी विपक्ष का नंबर बढ़ रहा है और एनडीए का नंबर कम हो रहा है। अब रेड्डी की अगर बात करें तो उनके लिए उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी समर्थन मांग लिया। उन्होंने बाकायदा कहा कि देवेंद्र फडणवीस को भी रेड्डी के बारे में सोचना चाहिए। वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तमाम पार्टियों के अंदर भी बी सुदर्शन रेड्डी के समर्थन को लेकर अब टकराव दिखाई दे रहा है, खास तौर पर एनडीए के अंदर। टीडीपी, जनसेना और आंध्र प्रदेश में बीजेपी के सांसद बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि ये दल राधाकृष्णन का समर्थन कर रहा है। अब इसी को लेकर बी सुदर्शन रेड्डी का एक बयान भी पिछले दिनों आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो टीडीपी से बातचीत कर सकते हैं और अब उन्होंने कहा है कि वो टीडीपी से समर्थन मांगेंगे। वैसे भी रेड्डी के टीडीपी नेताओं से अच्छे संबंध रहे हैं, ये हर किसी को पता है और यही कारण है कि बीजेपी हाईकमान लगातार इस बात का अपडेट भी ले रहा है कि चंद्रबाबू नायडू के मन में आखिर चल क्या रहा है। पिछले दिनों जब चंद्रबाबू नायडू अचानक से दिल्ली दौरे पर पहुंच गए थे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी और अपनी एक मांगों की लंबी चौड़ी सूची उनके सामने रख दी थी, तब भी इस तरह की चर्चाओं ने जोर पकड़ा था कि कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू को लुभाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए उन्होंने अपने समर्थन की कीमत मांग ली है। खैर, उनकी वो मांग पूरी हुई नहीं हुई इस पर अलग चर्चाएं चल रही है, लेकिन बिहार को लेकर भी इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार का मन भी डोल सकता है और यही कारण है कि बीजेपी की तरफ से बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर तमाम तरह की खबरें प्लांट कराई जा रही हैं। कोशिश हो रही है कि नीतीश को 9 सितंबर तक अपने पाले में बस बनाए रखा जाए। उपराष्ट्रपति चुनाव में मुकाबला बेहद करीबी है और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी कमान अपने हाथ में लेने की तैयारी में है या कहें
कि मजबूर हैं। तो 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सभी सहयोगियों के लिए डिनर का आयोजन किया है। जैसे कि आप जानते हैं 9 सितंबर को चुनाव है और उससे ठीक एक दिन पहले डिनर बुलाया गया है पीएम मोदी के आवास पर। तो पीएम मोदी के डिनर में एनडीए के सभी सांसदों को जुटाया जाएगा और सांसदों की गिनती भी कराई जा सकती है। यानी साफ है कि एनडीए के अंदर खलबली है और बीजेपी डरी हुई है। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए आप जानते हैं 392 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। इसलिए पहली कोशिश तो यही हो रही है कि करीब 400 सांसदों को पीएम के डिनर में जुटाया जाए कम से कम। अब आंकड़े भले ही सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में मजबूत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी की मजबूत दावेदारी से बीजेपी चिंता में दिख रही है और उसी का नतीजा है कि ठीक एक दिन पहले डिनर पर बुलाया गया है सभी सांसदों को। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का इस्तेमाल होता है। हर वोटर के पास विकल्पों की संख्या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बराबर होती है। इसके अलावा जीतने वाले उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट और एक अतिरिक्त वोट पाना जरूरी होता है। यानी चुनाव में अभी भले ही राधाकृष्णन आगे दिखाई दे रहे हो, लेकिन राधाकृष्णन और सुदर्शन रेड्डी के बीच का अंतर तेजी से कम हुआ है। खास तौर पर जिस तरह से मोदी सरकार आरएसएस का एजेंडा आगे बढ़ा रही है, उससे बीजेपी के सहयोगी दलों में चिंता दिख रही है। विपक्ष को यह मौका तब और ज्यादा मिल गया जब 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने बाकायदा आरएसएस की तारीफ की थी, जो अभी तक में पहली बार हुआ था। तो इससे विपक्ष को और मौका मिल गया है ये मैसेज पहुंचाने का कि बीजेपी आरएसएस के एजेंडे पे काम कर रही है। इसके अलावा हाल ही में आरएलडी चीफ और मोदी सरकार में मंत्री जयंत चौधरी का एक बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कहने को बहुत कुछ है, लेकिन सरकार में होने के चलते मजबूर हूं। चिराग पासवान भी इसी तरह की मजबूरी जताते रहे हैं। नीतीश और चंद्रबाबू भी अभी तक इसी तरह की मजबूरी जता रहे हैं और बी सुदर्शन रेड्डी ने साफ कर दिया है कि वो सभी से मिलने को तैयार है। जब बी सुदर्शन रेड्डी से एसआईआर को लेकर एक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ये एसआईआर क्या है? ये एक नई मुसीबत है, एक विशेष संशोधन हो सकता है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण का काम होना चाहिए। जो हमारे बीच नहीं है उनके नाम हटा दिए जाने चाहिए, लेकिन सूची से बाहर किया जाना क्या है? लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट नहीं है। बहुमत होने से कुछ भी करने की शक्ति नहीं मिल जाती। लोकतंत्र त्रिवेणी संगम की तरह है। हर किसी को इसके इतिहास, पाठ और संरचना को जानना ही चाहिए। यानी कह सकते हैं कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद जो एनडीए बहुत ज्यादा निश्चिंत दिखाई दे रहा था, उसे लग रहा था कि बाजी उसके हाथ में है, एनडीए का ही उपराष्ट्रपति दोबारा चुनकर कुर्सी पर बैठ सकता। लेकिन विपक्ष की रणनीति ने, विपक्ष की एकजुटता ने, विपक्ष की सूझबूझ ने अब एनडीए के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं और यही वजह है कि पीएम मोदी को खुद मैदान में उतरकर एनडीए के सांसदों का जुटान करना पड़ रहा है और अपने आवास पर डिनर के लिए बुलाना पड़ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी खेमे में डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि एनडीए के जो सांसद हैं वो बिखर जाएं और जीत विपक्ष के पाले में चली जाए। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।